पिछली वीडियो में हमने पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी और उसके कंस्ट्रक्शन के प्रूफ्स को एनालाइज किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरोज की बॉडी को उनके मरने के बाद ममीफाई कराने की मिस्ट्री के बारे में और जानेंगे उसका क्या तरीका था और फिर देखेंगे कि इसके बारे में हमें कुरान में क्या मिलता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लेट्स स्टार्ट। एक और बात जो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आती है जो कि इसके ट्रू नॉर्थ पर होना है। कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिड्स का अलाइनमेंट ट्रू नॉर्थ के साथ एक अजूबे से कम नहीं। ट्रू नॉर्थ को नेचुरल डायरेक्शन माना जाता है जो अर्थ के रोटेशन के साथ अलाइन होता है। ये कंपास नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ से डिफरेंट होता है क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है और टाइम के साथ चेंज होता रहता है। उन्होंने स्टार ऑब्जर्वेशंस और शायद शैडो मेथड्स का यूज करके इतनी एक्यूरेट अलाइनमेंट हासिल की। ये अलाइनमेंट ना सिर्फ उनके आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस को दिखाता है बल्कि उनकी रिलीजियस और सिंबॉलिक बिलीव्स को भी उभारता है। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में एक और बात कही जाती है कि इसे एलियंस ने बनाया था, लेकिन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था इस थ्योरी का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। आर्कियोलॉजिकली, हिस्टोरिकली और साइंटिफिकली भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता। एलियंस थ्योरी को प्रमोट करने वाले लोग अक्सर साइंटिफिक और हिस्टोरिकल एविडेंस को इग्नोर करते हैं और अगर हम इसको बनाने के मकसद के बारे में बात करें तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इसको फेरोज अपनी बॉडीज़ को ममीफाई करके प्रिजर्व करने के लिए बनाते थे। आसान अल्फाज में अगर बोलें तो अपनी लाश को प्रिजर्व करने या लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए बनाते थे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की इनके बिलीफ के बारे में, दोबारा ज़िंदा होने या आफ्टर लाइफ का जो इनका बिलीफ था, इसी रीज़न से वो अपनी बॉडीज़ को प्रिजर्व करवाते थे और इस प्रोसेस में उनके इंटरनल ऑर्गन्स को भी रिमूव किया जाता था। फेरोज के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए कैनोपिक जार्स यूज़ होते थे। ये जार स्टोन के अंदर रखे जाते थे और हर जार पर एक स्पेसिफिक डाइटी देवता का प्रोटेक्शन सिंबल होता था और कभी कभार उनकी बॉडी में हार्ट को ऐसे ही रहने दिया जाता था, यानी उनके बिलीफ के हिसाब से वो हार्ट उनकी रूह के काम आता था जब वो आफ्टर लाइफ में एंटर करेंगे। एनीवेज, उनकी बॉडीज़ को ममीफाई करने के बाद उसको कॉफिन्स में डाल कर रख देते थे और उन ममीज़ को भी प्रिजर्व करने के तरीके होते थे। सॉल्टी वाटर से प्रिजर्व किया जाता था और कुछ और भी अलग तरीके होते थे। और जब इनकी बॉडीज़ को ममीफाई करते थे तो उनके स्कॉलर्स कुछ मंत्रा भी पढ़ते थे जिसके पढ़ने से ये माना जाता था कि उनकी बॉडी को आफ्टर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और उन फेरोज के हिसाब से उनके लिए कॉफिन सेलेक्ट किया जाता था। और हाई लेवल वाले फेरो की निशानी ये थी कि उनके एक से ज़्यादा कॉफिन्स होते थे जो एक दूसरे में फिट आते थे। ये तो रहा ममीफाई करने का तरीका और उसका रीज़न, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इन पिरामिड्स के अंदर का स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा है। कुछ लोगों के हिसाब से इसके अंदर बहुत सारे टनल्स बने हुए हैं और कुछ का कहना है कि ये अंदर और बाहर से फुल्ली फंक्शनल था। इसमें अंदर रोशनी और हवा के लिए एयर शाफ्ट्स बनाए गए थे और हर तरह की सहूलत का इंतज़ाम इसमें किया गया था। ख़ासकर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर कई चैम्बर्स और पैसेजेस हैं। ये मेनली फेरोज और उनके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रखने के लिए डिज़ाइन किए गए थे जिसको हम एक एक करके समझेंगे। किंग्स चैम्बर। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में किंग्स चैम्बर सबसे मेन चैम्बर है। ये चैम्बर पिरामिड के सेंट्रल लोकेशन में है। किंग्स चैम्बर में एक ग्रेनाइट का सैरोफेगस या पत्थर का कॉफिन होता है जिसमें ओरिजिनली फेरो खूफू की मम्मी रखी गई थी। क्वींस चैम्बर। इस चैम्बर को क्वींस चैम्बर कहते हैं, लेकिन ये असल में फेरो के सेकेंडरी बरियल चैम्बर की तरह यूज़ होता था। ये चैम्बर पिरामिड के लोअर लेवल पर है और ग्रैंड गैलरी एक इंक्लाइन पैसेज है जो किंग्स चैम्बर में क्वींस चैम्बर से जाकर कनेक्ट होता है। इस पैसेज की सीलिंग काफ़ी हाई होती है और ये पिरामिड के इंटरनल आर्किटेक्चर का एक अहम पार्ट है। ये पैसेज पिरामिड के एंट्रेंस से शुरू होता है और नीचे तक जाता है जिसको डिसेंडिंग पैसेज भी कहते हैं।
ये एक अंडरग्राउंड चैम्बर तक ले जाता है जो असल में अनफिनिश्ड या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पैसेज पिछले वाले पैसेज से अलग है और ऊपर की तरफ जाता है। इसको असेंडिंग पैसेज कहते हैं। ये ग्रैंड गैलरी और इवेंचुअली किंग्स चैम्बर तक पहुंचता है। जैसे कि हमने बात की एयर शाफ्ट्स की, जो डिफरेंट चैम्बर्स को वेंटिलेट करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। ये शाफ्ट सिंबॉलिक और एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के लिए भी यूज होते थे। फ़ैरोज़ के साथ उनके टोम्स में कई कीमती चीज़ें और ख़जाने रखे जाते थे, जैसे ज्वेलरी, गोल्ड, एमुलेट्स और दूसरी लग्जरी आइटम्स। ये आइटम्स उनके बिलीफ के हिसाब से उनके आफ्टर लाइफ में यूज़ होने के लिए रखे जाते थे और ये उनकी वेल्थ और स्टेटस को रिप्रेजेंट करते थे। पिरामिड्स के अंदर एंशियंट इजिप्ट टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट मिलते हैं जो दीवारों पर इंस्क्राइब्ड यानी लिखे हुए होते हैं, जिनमें मरने के बाद की ज़िंदगी के हवाले से मांगी जाने वाली दुआएं और कुछ जादुई मंत्र है। पिरामिड्स में फॉल्स डोर्स यानी ऐसे दरवाजे जो लगते तो दरवाजे जैसे ही हैं लेकिन होते नहीं, और सीक्रेट चैम्बर्स भी मिलते हैं जो इसमें चोरी करने के लिए घुसने वालों को कंफ्यूज करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। ये स्ट्रक्चर्स टूम की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन बढ़ाते हैं और इन पैसेजेस और चैम्बर्स को सील करने के लिए हैवी ब्लॉकिंग स्टोन्स का यूज़ किया गया ताकि नामालूम लोगों को अंदर जाने से रोका जा सके। अब बात करते हैं कि कुरान में इसके ताल्लुक से क्या आया है। कुरान में फ़िरौन के एरोगेंस और उसकी तबाही का जिक्र है, लेकिन जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी कहा कि स्पेसिफिकली कुरान में पिरामिड्स का जिक्र नहीं है, लेकिन फ़िरौन के स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स का इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। जैसे सूरह अल क़सस में फ़िरौन का हामान को ऊंची इमारत बनाने का हुक्म देना। इससे ये पता चलता है कि कुरान पिरामिड्स का डायरेक्ट जिक्र नहीं करता, लेकिन फ़िरौन और उसके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का इनडायरेक्ट रेफरेंस ज़रूर देता है। फ़िरौन का मेंशन कुरान में मेनली उसके एरोगेंस और जुल्म के कॉन्टेक्स्ट में आता है और उसकी हलाकत और उसकी बॉडी को निशानी के तौर पर बचाने का जिक्र सूरह यूनुस में मिलता है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 90, और हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया। फ़िरौन और उसकी फ़ौज जुल्म और ज़्यादती करते हुए उनके पीछे पीछे चले। जब फ़िरौन डूबने लगा तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ कि कोई माबूद नहीं मगर वो जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाया, हालांकि इससे पहले तू नाफरमानी करता रहा और मुफसिदों में से था। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए, हालांकि अक्सर लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। कुरान की इस आयत से ये साबित होता है कि फ़िरौन की बॉडी को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर प्रिजर्व किया ताकि वो इबरत बन सके। हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी ये दिखाता है कि फ़िरौन की ममीफाइड बॉडीज़ प्रिजर्व्ड है, जो कुरान की इस आयत के साथ कंसिस्टेंट है। ये कुरान की कुदरत और हिकमत को दिखाता है और हिस्टोरिकल एविडेंस भी इस बात को सपोर्ट करता है।